साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने की प्रक्रिया जहां एक तरफ चालू है तो वहीं ऑटो यूनियन के अनुरोध करने पर जिला प्रशासन ने इसकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगने की प्रक्रिया जहां एक तरफ शुरू कर दी गई है तो वहीं ऑटो यूनियन के अनुरोध की वजह से जिला प्रशासन ने इसकी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है। अब ऑटो ड्राइवर्स के पास मीटर लगाने के लिए 30 जुलाई तक का समय है, लेकिन अगर उसके बाद भी ऑटो में मीटर नहीं मिला तो आपका ऑटो इम्पाउंड हो सकता है। इस सिलसिले में जो ऑटो यूनियन है वो कल कार्यालय में मेरे से मिली थी और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी साथ थे। क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो गया है, बीच में कोविड का समय भी था, तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन हमसे मांगा है। तो हमने उस टाइमलाइन को बढ़ा करके 30 जुलाई कर दिया है। 30 जुलाई तक सभी लोगों को, सभी ऑटो रिक्शा वालों को कहा गया है कि वो अपना वहाँ पे फेयर मीटर इंस्टॉल करा लें। उसके बाद में ऑटोज को हम इम्पाउंड करने की प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें, गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने 30 जून तक ऑटो ड्राइवर्स को किराया मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के मुताबिक 1 जुलाई से मीटर के हिसाब से किराया देना तय हुआ था, लेकिन इस सिलसिले में ऑटो यूनियन ने जिला उपायुक्त से इसकी सीमा बढ़ाने की मांग की थी। उपायुक्त ने ऑटो चालकों को राहत देते हुए 30 जुलाई तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। वहीं ऑटो में मीटर लगाने वाली कंपनियां भी मीटर लगाने का काम जल्द खत्म करने की कोशिशों में हैं। जिसमें से हम 2-2.5 मीटर लगा चुके हैं लास्ट 1.5 ईयर के, और एट प्रेजेंट भी रोज का 10-12 मीटर लग रहा है, सबका मिला के टोटल। लेकिन अभी एक ऐसे हमारे को ऑर्डर आए थे डीसी साहब की तरफ से कि 30 तारीख लास्ट डेट है, जिसके अंदर हमें 100% एक अच्छा हरा भरे हरियाणा बनाने के लिए गुड़गांव में को अच्छा काम करना है, जिसकी डेट शायद अब 1 महीने के लिए एक्सटेंड करी जा रही है। उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके और अच्छी मेहनत करके लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे। जिसका रेट आज की रेट में 1600 रुपये हमने रखा हुआ है, पहले भुगता था 2950 का। डीसी साहब के, आरटीओ साहब के ऑर्डर के हिसाब से हमने इसका रेट 1600 रुपये करा हुआ है। वहीं इस मामले में ऑटो चालकों ने सरकार के फैसले की सराहना की, लेकिन ऑटो चालकों का ये भी मानना है कि इस फैसले से ऑटो चालकों को भी नुकसान होगा। जो फैसला लेती है सोच समझ के ठीक ही लेती है, लेकिन हम लोगों की मजदूरी के हक में हम लोगों को नुकसान है। इसलिए है कि पहले जो गैस थी 1-2 साल पहले वो 35-36 रुपये 37 रुपये थी, मिल जाती थी हम लोगों को। अब जो है गैस लगभग 87 रुपये के आसपास पहुंच गई है और रेट हम लोग को अभी भी वही मिल रहा है, बल्कि अब जो मीटर लग रही है और ओला बढ़ के हिसाब से तो हम लोग का रेट कम गया इस हिसाब से। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें मजदूरी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जो हम लोगों को भी होना चाहिए, दिहाड़ी होनी चाहिए। है सर, इसका सर मीटर का जो रेटिंग है सर पैसे कम है सर 16 रुपये सर दिखा रहा है सर। और सर सीएनजी का भाव वैसे भी बढ़ रहा है। सीएनजी का, हरियाणा का सीएनजी कितना बढ़, ये तो आप ही लोग फैसला करो सर। 16 रुपये में सर बहुत कम पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा में मीटर लगवाने की सीमा अब 30 जुलाई तक कर दी गई है, लेकिन अगर 20 जुलाई के बाद गाड़ी में मीटर नहीं लगा तो ऑटो को इम्पाउंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त 30 दिन की पैरोल पर हैं और उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में हैं। इस बीच एक चर्चा ये नहीं उठी है कि राम रहीम असली हैं या नकली हैं। इसको लेकर डेरा के कुछ लोगों ने जो दावा कर रहे हैं कि वो डेरा के समर्थक हैं, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो बरनावा में है वो असली नहीं है। इस तरह की याचिका लगाई है जिस पर कल सुनवाई होगी। इस वक्त हम डेरा सच्चा सौदा में हैं। डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है ये, और यहाँ पर हम डेरा के श्रद्धालुओं से जानेंगे। हमारे साथ कस्तूर इंसा हैं। कस्तूर जी, जो याचिका लगाई है उसमें ये कहा गया कि जो बरनावा में आश्रम में जो राम रहीम है वो नकली है। आपका क्या कहना है, आप समर्थक हैं? ऐसा है, जिन्होंने भी ये याचिका लगाई है वो वैसे भी काफ़ी समय से दिमागी तौर पे बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि जो लोग अपने गुरु को नहीं पहचानते वो कहाँ के गुरु के अनुयायी होंगे। हम यूपी दरबार में खुद पूज्य गुरु जी से मिलकर आए हैं, रूबरू होकर आए हैं, उनसे आशीर्वाद भी लिया है। हम पूरा परिवार समेत गए, गुरु जी ने पूरा आशीर्वाद दिया हमें। हजारों लोग ऑनलाइन, आज लाखों लोग ऑनलाइन पे गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। वही गुरु जी के दाएं, वही वचन, उसी प्रकार ही गुरु जी सत्संग में साध संगत को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा उस याचिका में ये कहा गया कि कद बढ़ गया है, वजन कम हो गया है,
जो सत्संग पहले दिया करते थे वो सत्संग नहीं देते, तो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या आप मिलकर आए हैं, बरनावा खुद गए हैं? बिल्कुल, मैं खुद बरनावा यूपी आश्रम भागवत में होकर आया हूँ। गुरुजी से पावन आशीर्वाद लिया, मेरा पूरा परिवार गया, गुरुजी हम रूबरू हुए, बाकायदा हमने गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है, उसी प्रकार वही अदाएं गुरुजी की, उसी प्रकार सत्संग फरमाया गुरुजी ने। ऐसा कुछ नहीं है, जो ये भ्रम डाल रहे हैं उनका सिर्फ पहले भी वही मकसद था, अब भी है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने सेहत, जैसे गुरुजी ने हमें बताया भी है कि हमने 15-15 किलोमीटर रोजाना की रेस लगाकर, दौड़ लगाकर अपना वजन कम किया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वही रूप, वही अदाएं गुरुजी की हैं, जिसमें हम सभी लोग गुरुजी के दर्शन करके आए हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई दिनों से कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पर भी ये जिक्र कर रहे हैं, खुद को डेरा समर्थक कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? ये लोग जो अपने आप को डेरा समर्थक कह रहे हैं, जो अपने गुरु को ही नहीं पहचानते, वो डेरा अनुयायी कहाँ से होंगे, डेरा समर्थक कहाँ से होंगे? इनके ऊपर पहले भी माननीय हाई कोर्ट ने पहले भी इनको फाइन लगा रखा है, इन्होंने पहले भी कई बार रिट लगाई है। ये वो लोग हैं जो साथ संगत को तोड़ना चाहते हैं, लोगों में भ्रम डालना चाहते हैं। लेकिन साथ संगत एकजुट है, एकजुट होकर गुरुजी के दर्शन भी करने जा रही है, और ऑनलाइन सत्संग भी गुरुजी का सुन रही है। तो बिल्कुल कस्तूर इंसा है, ये कह रहे हैं कि ये खुद जाकर आए हैं बरनावा आश्रम में, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम है, और इनका ये कहना है कि जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि राम रहीम नकली है, ये सब गलत बात है। ये सब डेरा समर्थकों को खराब करने की, डेरा समर्थकों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हरियाणा में हाल ही के दिनों में हुए निकाय चुनाव को लेकर इनेलो ने हरियाणा निर्वाचन आयोग, प्रशासन और बीजेपी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इनेलो की चेयरपर्सन रही मोनिका राठी ने एक 237 पेजों की दोहरी वोटर लिस्ट भी जारी की है। हरियाणा में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में फर्जी वोट डालने का मुद्दा अभी भी गर्म है। बहादुरगढ़ में इनेलो की ओर से चेयरपर्सन उम्मीदवार रही मोनिका राठी ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और फर्जी तरीके से दोहरे वोट बनाने के लिए प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया। मोनिका कपूर राठी ने 237 पेज की वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें 6134 लोगों के वोट अलग अलग वार्ड में 2 बार या 3 बार दर्शाए गए, और इस वोटर लिस्ट को लेकर मोनिका राठी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। देखिए, इसके खिलाफ हम शिकायतें करेंगे। बहुत कम मतों से मैं हारी हूँ, तो लोगों का बिल्कुल विश्वास है मुझ पर, उनकी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। एक प्रबल विपक्ष की भूमिका मैं निभाऊंगी और भ्रष्टाचार को उजागर करूंगी मैं जनता के साथ। इसकी शिकायत कैसे करेंगे जो फर्जी वोटर्स तैयार किए गए, दोहरे वोट बनाए गए? साहब ने बताया कि डीसी जी ने तो अपनी मजबूरी बता दी कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो अधिकारी है वो प्रशासन का दबाव उन पर होता है, तो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ही जाएंगे। वहीं मोनिका कपूर राठी ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाया। मोनिका राठी का कहना है कि बीजेपी सरकार में चुनाव में धांधली करने के लिए वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ी की थी, ताकि बहादुरगढ़ में इनेलो को जीतने से रोका जा सके। कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और जो एजेंट थे बीजेपी के, वो अंदर जाके बटन दबा रहे थे। मैं गई भी थी, ये शीतल जी बैठी है, काफ़ी लड़ाई भी हुई हमारी। हम वीडियो बनाने लगे तो पुलिस वाले अंदर भाग गए, हम उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मैडम प्रशासन का दबाव था, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वहाँ पे हम इसलिए थोड़े से सॉफ्ट पड़े, क्योंकि 1.5-2 घंटा, जैसे 31 वार्ड में 1.5-2 घंटा धांधली हुई है और प्रॉपर बोकस वोट वहाँ पे गिरी है। वहाँ से हालांकि मैं चुनाव जीती हूँ, पर मेरा मार्जिन और बड़ा होना था। उधर मोनिका राठी के पति कपूर सिंह राठी का कहना है कि उन्होंने इस वोटर लिस्ट को लेकर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत की थी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते अब निर्वाचन आयोग हरियाणा को शिकायत की गई है। शिकायत जहाँ तक बात है तो हम डीसी को भी कर चुके हैं, राज्य चुनाव आयोग को भी भेज चुके हैं। ये पूरी लिस्ट बाकायदा पूरी लिस्ट हमने इसलिए भेजी है ताकि कल को ये ना कहे हमें लिस्ट नहीं मिली, हमें नहीं पता किसकी डबल वोट है। ये डबल वोटर की लिस्ट भी भेजी है और अब चुनाव जाने की भी तैयारी है। कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट के अलावा हमारे कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है वो वाकई में बड़ी शर्मनाक और बेहद निंदाजनक ये स्थिति है बहादुरगढ़ के लिए। क्योंकि अगर इन लोगों को काम ही कुछ करना होता तो कम से कम लोकतंत्र की हत्या ना करते। इन लोगों को सिर्फ कमीशन खाने से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार से मतलब है। बीजेपी की उम्मीदवार रही सरोज राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद से निकाय चुनाव जीतने के बाद वहां की चेयरपर्सन बन चुकी है। ऐसे में देखना ही होगा कि क्या इनेलो के लगाए आरोप सही है, क्या इस पूरे के पूरे मामले में जांच होती है, और अगर जांच होती है तो क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है, इसका सभी को इंतजार रहेगा।
पेहोवा से नवनियुक्त पार्षद आशीष चक्रपाणी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आशीष चक्रपाणी ने पेहोवा के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आशीष चक्रपाणी निकाय चुनाव में जीत का स्वाद चखने के बाद अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पूरे तैयार हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आशीष चक्रपाणी की जीत हुई थी, वहीं अब पार्षद आशीष चक्रपाणी पेहोवा के विकास के लिए जुट गए हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के साथ साथ गौवंश सहारा ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर खास फोकस रहेगा। जनता की समस्याओं के समाधान के साथ साथ गौवंश सहारा और ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर खास फोकस रहेगा। हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र चुनाव के समय में जारी किया था। 29 सूत्रीय संकल्प पत्र है हमारा, जिसमें पेहोवा के विकास को लेकर के हमारा पूरा जो विज़न है वो उसमें संकलित है। और इसके अलावा जो है पेहोवा की जो समस्याएं हैं जिनके निराकरण का हमने प्रयास करना वो भी उसमें प्रदर्शित की गई है। तो हम उस संकल्प पत्र के आधार पर जो है पेहोवा की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे और विकास की जो पेहोवा की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बना करके जो है उनको प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। कि मुख्य समस्याओं में पेहोवा का एक तो जो बेसहारा गौवंश है वो भी एक मुख्य समस्या है। पार्षद आशीष चक्रपाणी ने दावा किया है कि क्षेत्र के सभी वार्डों का समान विकास होगा। आशीष चक्रपाणी ने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके पश्चात जो है पूरा इसका रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा और इसके लिए हम जल्दी से जल्दी तय सीमा मतलब समय की सीमा तय करके जो है इसका निदान करने का प्रयास करेंगे। जी, जो भी जिस वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको हम रेखांकित करेंगे, उस वार्ड के प्रतिनिधियों से उसका विचार विमर्श करके जो है उसके लिए हम योजना बना करके जो है उनको दूर करने का। आशीष चक्रपाणी ने पेहोवा की समस्याओं का समाधान और विकास की नई योजनाओं को बनाना अपनी प्राथमिकता बताया है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया, जिस दौरान ओवरस्पीड से चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और कुछ वाहन चालकों के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। सड़क हादसों के पीछे वजह आमतौर पर ओवर स्पीड निकलकर सामने आती है। ओवर स्पीड की वजह से कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ओवर स्पीड से होने वाले हादसे और परेशानियों से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र जिले की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के निकट जीटी रोड पर ओवर स्पीड का नाका लगाया। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए। के ऊपर ओवर स्पीड का नाका लगाया है, तो ये नाका लगभग 8:20 के करीब लगाया गया था और अभी जो है नाका अभी क्लोज किया है। तो अब तक जो है 14 चलान किए हैं, जिसके अंदर ओवर स्पीड के चलान हैं, लाइन चेंज के हैं, सीट बेल्ट का है सर, विदाउट जो कमर्शियल व्हीकल हैं जो सवार लेके जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म का चलान है। और जिसके दौरान अब तक फाइन 23,500 रुपये किया गया है, जिसके अंदर नगद फाइन 15,000 रुपये मौके पे चालकों द्वारा भरा गया है। उसमें 3 लाइसेंस जो है ओवर स्पीड के अंदर कैंसिल किए। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कुल 14 वाहनों के चालान काटे। वाहन मालिकों को 23,500 रुपए का चालान भी किया गया। ओवर स्पीड की वजह से 3 ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। सब नाका लगाते हैं, जिसको भी रोकते हैं, फाइन करते हैं, उसको समझाते हैं कि अगली बार आपने ये गलती नहीं करनी है। स्पीड में आप चलोगे, आप अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा पैदा करोगे, या तो आपको चोट लगेगी या दूसरे का परिवार खत्म होगा। तो इसीलिए आप जो निर्धारित स्पीड है, जिस भी रोड की जितनी भी निर्धारित स्पीड है, आप गति सीमा के अंदर ही चलें और सुरक्षित चलें। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित करें। चालान काटने के साथ साथ पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया और ओवर स्पीड से चलने पर होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। हरियाणा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोनीपत के गांव हुल्लाहेड़ी में द सोनीपत केंद्रीय सहकारी लिमिटेड बैंक को जहां चोरों ने निशाना बनाया, वहीं चरखी दादरी में दिन दहाड़े एक मकान से 3 लाख रुपए के गहने चोर चोरी कर ले गए। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर मस्त पुलिस पास। हरियाणा में इन दिनों ये कहावत थोड़ी सार्थक होती नजर आ रही है। पुलिस एक मामले का खुलासा कर नहीं पाती कि दूसरा कोई नया मामला सामने आ जाता है और पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है।
एक बार फिर हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। सोनीपत की बात करें तो जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार चोरों ने सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा को निशाना बनाया। बैंक से चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच को शुरू कर दिया है और सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी है। जो हम ड्यूटी पे आए तो यहाँ चोरों ने जो है किवाड़ जो है जो मेन गेट का वो लॉक तोड़ के और उसको मोश के दो आदमी अंदर गए हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। एक का तो बिल्कुल साफ क्लियर आ रहा है चेहरा, एक ने नकाब मास्क लगा रखा था और एक ने जो है एक क्लियर है, एक ने मास्क और टोपा पहना हुआ था। उसको जो है वो शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। सूचना मिली थी, बैंक मैनेजर का टेलीफोन आया था, हुल्लाडी बैंक में रात के समय चोर को अंदर घुसे। तो हमने मौके पर जाकर देखा तो बैटरी वगैरह लेते हैं और कैश चेस को छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन कैश चेस फिलहाल ब्लॉक है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर से पैसे गए भी। जिस पर कंप्लेंट प्राप्त होगी उनको कार्रवाई। वहीं दूसरा मामला चरखी दादरी से सामने आया, जहां रात तो दूर की बात है, दिन दहाड़े भी चोर बेखौफ है और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले के गांव सावण में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान से 3 लाख रुपए की गहने चोरी कर ली है। वारदात के समय घर पर कोई नहीं था, ऐसे में चोरों ने बड़े आराम से गहने चोरी किए और रफू चक्कर हो गए। जब परिजन घर पहुंचे तो कमरे खुले मिले और संदूकों के ताले टूटे मिले। चोरी के सामान की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस एक बार फिर से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। देखना अब यही होगा कि दोनों मामलों में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। चरखी दादरी में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती से लाखों रुपए कमा रहा है। अब एक किसान ने दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल कायम की है। हरियाणा सरकार की ओर से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की गई और किसानों की रुचि भी अपरंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रही है। इसका उदाहरण पेश किया गया चरखी दादरी के किसान मनोहर लाल ने। किसान मनोहर लाल ने रेतीली जमीन पर खजूर और हल्दी उगाकर साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसान मनोहर लाल ने एक नई मिसाल पेश करते हुए परंपरागत खेती छोड़कर सब्जी की खेती शुरू करके लाखों रुपए कमाए। सबसे पहले तो हमने नेट हाउस लगाया था, इसमें सरकार का काफ़ी अनुदान है और उसके बाद हमने पहले इसमें नेट हाउस में जो पहले क्रॉप ली थी वो खीरे की क्रॉप ली थी। उसके बाद हमने ये इसमें मिर्च लगानी स्टार्ट कर दी। तो ये मिर्च है इसमें ये 17 जुलाई 2021 में लगाई थी। उसके बाद अब देख लो ये लगभग 10 महीने हो गए। ये 10 महीने से लगातार ये फल दे रही है और लॉन्ग टर्म की ये फसल है। अब फिलहाल इसका 25 से 30 रुपये मार्केट में इसका रेट मिल रहा है थोक में। किसान मनोहर लाल ऑर्गेनिक खेती करके कम लागत पर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वहीं ऑर्गेनिक खेती स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। मैंने शुरुआत करी थी जैविक की। पहले तो शुरुआत में मैंने गाजर लगाई थी 2016 में, फिर 2017 फरवरी में गाजर अच्छी बिकी थी उस साल। वहीं किसान मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा उठाकर किसान खेती में ऋण आदि लेकर भरपूर पैदावार कर सकते हैं। प्रेरणा ये है कि हो सकता है शुरू के 1-2 साल आपको मार्जिन कम मिले और मार्केट में थोड़े बहुत धक्के खाने पड़ जाएं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आपको जाते ही मार्केट भी मिल जाएगी और शुरुआत करते ही आपको पूरा मुनाफा मिलने लग जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको उसमें मन बनाना पड़ेगा पहले और टिक के खेती करनी पड़ेगी। उसके बाद आप भूल जाओगे सारी चीज़ों को, जहर वगैरह ये सब आप दुकान पर जाओगे ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऑर्गेनिक में इतना है कि बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है।
किसान मनोहर लाल अब अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, क्योंकि किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं।